ओके गाइस, तो अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं वन शॉट किसका सारा का चैप्टर 6। तो चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 6। ठीक है, देखें। अमर प्रभा को लेकर आ गया था। उसने समर को बताया कि प्रभा के घर वाले उसके माता पिता तथा भाभी के दोष तो निकाल रहे थे, पर उसकी प्रशंसा करे थे। मतलब मायके में समर का कोई वो नहीं हुआ बुराई, सास ससुर सबका हो गया। उसकी पढ़ाई के विषय में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि समर जितना पढ़ेगा उतना अच्छा होगा। वे चाहते थे कि प्रभा उसकी पढ़ाई में अड़चन ना बने, प्रॉब्लम। उनके अनुसार पहली बार समर को स्वयं लेने आना चाहिए था। एक बात दिक्कत दी। क्या? लेने कौन आया था? अमर। बट लाना किसको था? समर को। यहाँ पे ये बोला गया है कि ससुराल वालों को, माने समर के ससुराल वाले प्रभा के मायके वालों को ये एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत? कि पहली बार आया, वो भी दामाद नहीं आया। उत्तर में अमर ने कहा कि गौना तो शादी के साथ हो गया था। गौना माने विदाई। वे पढ़ाई के कारण नहीं आ सके, तो छोटा भाई समझदार है, बात संभाल लिया। अमर की बात सुनकर समर ने आत्मा मंथन शुरू कर दिया। आत्मा मंथन माने खुद में सोच विचार चालू कर दिया कि मेरी तारीफ की। वह सोच रहा था कि सुहागरात के दिन वह प्रभा से क्यों नहीं बोला। क्या इसलिए कि प्रभा समर को देखकर भी गठरी बनकर नहीं बैठ गई? रीजन वन, कि वो दुल्हन बन के नहीं बैठी, गठरी माने एक बंडल बनकर यू ही खड़ी रही। यह समर की आकांक्षाएं ऊंची थी। आकांक्षाएं माने एम बहुत ऊंचा था, और वह उनमें नारी को बाधक मानता था कि औरत आएगी जीवन में तो एम पूरा नहीं होगा। थर्ड रीजन, या उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध कर दिया, क्योंकि उसका मन नहीं था। उस प्रश्न का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह एक भावुक आवेश से भर गया, इमोशन ट्रॉमा से भर गया। उसे अपना उस दिन का व्यवहार गलत नहीं मूर्खतापूर्ण लगा। अब उसको लग रहा है यार मैंने गद्दा किया। आत्मग्लानि से उसका मन भर गया। आत्मग्लानि माने गिल्ट से मन भर गया। अमर ने बताया था कि प्रभा के माता पिता ने कहा था कि वह कमजोर हो गई थी, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत हो तो दिखा देना। यहाँ बाबूजी ने कहा कि प्रभा घर के काम में बटाएगी। देख लो कॉन्ट्रास्ट। उनके पेरेंट्स बोल के भेजे हमारी बच्ची कमजोर हो गई, डॉक्टर को दिखाना। यहाँ पे उसको काम के लिए बुलाया। पूरे काम का बोझ अब उस पर ही पड़ेगा। यद्यपि समर को घर चलते समय बड़ी झिझक लग रही थी, लेकिन उसे लगा कि उसकी उदासी छट गई थी। उदासी माने जो एक उदासी था, हट गया। माने कहीं ना कहीं उदासी का रीजन प्रभा थी। वो खुश हो गया। उसमें उत्साह का संचार हुआ, पूरा एक सोर्स हुआ उत्साह का, एक्साइटमेंट का। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रभा ने घर जाकर उसकी कोई बुराई नहीं की। घर में प्रवेश करते मुन्नी चिल्लाकर बोलते भाभी आ गई। माने अम्मा उसको कैसे पता चला कि प्रभा आ गई? रास्ते में अमर मिला, वही बताया। बट घर आके कौन बताया? प्रभा ने बताया। खुले दरवाजे से सामने ही कमरे में उसका संदूक था। खुला दरवाजा था, सामने बक्सा। उसके मन के में कमरे के परिवर्तन को देखने की उत्सुकता हुई। माने वो घुसी। कोई लड़की जब एक रूम में रहने लग जा रही, एक लड़का के, तो रूम पूरा चेंज हो जाता है, तो उसको एक्साइटमेंट हुआ। संतोष हुआ कि अन्य स्थान ना होने के कारण प्रभा उसी के कमरे में रहेगी। नाउ ही इज हैप्पी कि उसका कोई और तो जगह है नहीं रहने का। तो अब क्या होगा? प्रभा को मेरे साथ रहना पड़ेगा। अंदर खूंटी पर वह चादर टंगी थी। खूंटी वाला एक किल्ली जैसा, उस पे चद्दर टंगा हुआ था जो वो ओढ़ के आई। देखो वही लिखा है, तौले के नीचे गोल गोल मोड़कर माया की पत्रिका थी। तौले के नीचे क्या था? एक पत्रिका का मतलब होता है मैगजीन, ठीक है, मैगजीन था। और क्या नाम का मैगजीन था? माया। समर ने उसके पेज को पलटा। उस पर मोती जैसे अक्षरों में लिखा था प्रभा का नाम। होता है ना अपने फर्स्ट पेज में नाम लिखते हैं, वैसे मोती जैसा अक्षर माने क्लियर वर्ड्स। वह भी अपना नाम उसके बराबर लिखना चाहता था, माने रोमांटिक हो रहा है कि उसके बराबर अपना नाम लिखे। पर नहीं, वो चुपचाप रख दिया। अगर देख लिया तो क्या समझेगी? दिन ढल गया, सांझ हो गया, माने शाम हो गया। समर परिवार के सदस्यों से आग चुराता घूम रहा था। मंदिर के पुजारी का शरणार्थी के साथ, याद है मंदिर में जो शरणार्थी आया था उसको बहुत मारा गया था, उसके बाद ये मंदिर नहीं जाता है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि वो मंदिर जाना छोड़ दिया था। उसने देखा कि अपना सब कुछ खोकर भी शरणार्थी फिर से कठोर परिश्रम करके जीवन का आरंभ कर रहे हैं। शरणार्थी कौन? जब डिवाइड हुआ था ना अपना इंडिया वाला चीज, तो बहुत लोग क्या हुए थे पार्टीशन में, उनका अपना घर छूट गया था, तो वो लोग यहाँ पे क्या किए? टेंट वेंट लगा के रहे और बेचे सामान वामान, गरीब जैसा जीवन रह रहा है। तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि उसने देखा कि अपना सब कुछ खो दे शरणार्थी लोग, फिर भी जीवन ट्राई करे शुरू करने का वापस से।
अनेक वस्तुओं के छोटे-छोटे ठेले लगे थे, ठेला था, बच्चे मूँगफली, चने बेच रहे थे, स्त्रियाँ नलों पर कपड़े धो रही, उसे ग्लानि हुई, रिग्रेट, गिल्ट। उसे याद आया कि वो बहुत दिनों से संघ के बौद्धिक में नहीं गया, याद है वो बौद्धिक जाता था एक ऑर्गेनाइज़ेशन, व्यायाम ये सब करने, पर यह भी सोचकर वह नहीं गया कि इतने दिन ना जाने का क्या कारण बताएगा। अब उसका मन कर रहा है जाने का, बट वो सोच रहा है मैं इतना दिन नहीं आया तो क्या कारण बताऊँगा। पिछला विषाद और चिंता रफू-चक्कर हो गई। उसे लगा कि प्रभा सचमुच गहरी और समझदार लड़की है। उसको लगा कि प्रभा क्या है बहुत समझदार। उसने अपने घर जाकर मेरी बुराई नहीं की। यही अंतर एक पढ़ी-लिखी और बेपढ़ी-लिखी लड़की का। वो खुद ही तारीफ कर रहे। यदि खाने में एक दिन ज़रा-सा नमक ज़्यादा पड़ गया तो कौन-सा बड़ा गुनाह हो गया। नई-नई बहू आई थी घबरा गई होगी। खुद अब फ़ेवर कर रहे हैं कि वो दाल में नमक गिरा था तब तो ये खुद मैंने बहुत रिएक्ट किया था। कैसे रिएक्ट किया था मैं बता दे रही हूँ। जैसे वो एक निवाला खाया इतना कड़वा था कि वो थूक दिया और थाली फेंक दिया। थाली पटक कर पूरा चला गया, ऐसे गुस्सा दिखाया था और अब वो सोच रहा है कि गुनाह क्या किया? नमक ही तो ज़्यादा था। नई बहू है, घबरा गई होगी, ऐसे सहृदयता माने अच्छा दिल। पूर्ण विचार मन में उठ रहे थे। प्रभा के प्रति कोमल भावना जग रही थी, इमोशनल भावना। आत्मा मंथन कर अपनी कमजोरी को समर अच्छी तरह पहचानने लगा था। आत्मा मंथन माने खुद को एनालिसिस करके समर समझ रहा है मेरी क्या कमजोरी है। वह सोच रहा था कि वह शुरू से जल्दबाज रहे माने हड़बड़ी में रहा है। अभी भी वो हड़बड़ी में है, वो आगे रियलाइज करेगा। जरा सी बात देखकर उसके विषय में क्यों अपने विचार बना लेता है। मैंने थोड़ा टॉपिक देखा और एक विचार बना लिया। नहीं, पूरी घटना तो देखो। इस घटना में भी उसका ही दोष है, प्रभा का नहीं। यह सब सोचकर वह उसका उपेक्षापूर्ण व्यवहार तथा पत्र ना डालने की गुस्ताखी भूल गया। फिर वो रिग्रेट कर रहा था ना वो लेटर क्यों नहीं लिखी, वो इतना गंदा व्यवहार क्यों की, वो सब भूल गया। क्या रीजन है सब भूलने का? रीजन है कि वो घर जाके इसका तारीफ घर पहुंचने पर भाभी ने हंसकर ससुराल से आई मिठाई खाने को कहा कि लो खाइए। परंतु समर ने व्यस्तता दिखाई कि मैं कितना बिजी हूँ और बोला जल्दी खाना परोस। खाना खाने के बाद लालटेन लेकर पढ़ने लग गया। लैंप होता था तब लाइट नहीं होता था। मैथ्यू ऑनरेल और सोहरब और रुस्तम किताब पढ़ रहा था। ये अपना लिटरेचर का ऑथर लोग है, उसका बुक्स पढ़ रहा था। पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। किसका? समर का। प्रभा का वेट कर रहा था। घर का सारा काम वो पूरा करके वो सोच रहा था कि इधर उधर की बातें करेगी मुन्नी भाभी लोग से फिर आ जाएगी। माँ की उपेक्षा उनकी आवाज ना आने से पता लग रही थी। जरूर प्रभा मुन्नी के पास होगी। माने वो समझ गई थी कि वो कहाँ होगी, प्रभा मुन्नी के पास। कुछ देर में वहां आ गई। आहिस्ता में संदूक खोला, कपड़े निकाले और बाहर चली गई। आई पर कपड़ा लेकर चली गई। समर सुनकर सारी बात का अनुमान लगा रहा था। मन विभोर हो गया। अपने भीतर व्याप्त होने वाली इस विचित्र उल्लास की उष्णता को वह समझ नहीं पाया, पर उसका प्रभाव उसके रोए रोए में समा गया। वो एक्साइटेड था एकदम, तो वो समझ नहीं पा रहे कि अंदर में क्या बात है। क्यों वो वेट कर रहा है इतना लड़की का कि वो अभी आएगी, चेंज करके आएगी। तो अंदर में जो भी सारा एकदम था ना वो सब उत्साह हो गया, गूज़बम्प्स में वो हो गया। माने ये बहुत रोमांटिक सोच रहे हैं। सब कुछ भूल कर भविष्य के ना जाने कितने सुखपूर्ण दाम्पत्य। दाम्पत्य का मतलब होता है कपल लाइफ। क्या होता है गाइस? दाम्पत्य का मतलब कपल लाइफ। सुखपूर्ण दाम्पत्य जीवन के सुनहरे चित्र झिलमिलाकर थिरकने लगे, माने सामने आने लग गया। क्या सामने आने लग गया? कपल लाइफ सामने आने। दोनों के बीच का सारा हास्य विनोद, माने हम दोनों कपल फ्यूचर में कैसे हंसी मजाक करेंगे। बिजली की तरह थिरकती किलकारियां और बादल की तरह बरसता उल्लास समर स्पष्ट अपनी आंखों से देख रहा था। ये जो वर्ड है बिजली की तरह थिरकती किलकारियां, सब ये लर्न नहीं करना है। इसका मतलब है उसको साफ साफ सुनाई दे रहा था फ्यूचर में होने वाले हंसी मजाक। वो आवाज लगाने वाला था कि प्रभाई सोचा शायद कपड़े बदल कर अभी आ रही होगी। भाभी के कमरे में से आवाज आई इतने में। अभी सस्पेंस इंपॉर्टेंट है सुनना। वे प्रभा को समझा रही थी कि अपने कमरे में जाकर सो, वह नई बहू है, शुरू में ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो जिंदगी कैसे चलेगी। भाभी प्रभा को समझाई। क्यों? प्रभा बोल रही थी भाभी के पास। उत्तर में प्रभा का काफी तेज तीखा दृढ़ और उद्वत स्वर सुनाई दिया। जबरदस्ती वहां जाकर सो क्या? मैंने जब उसको बोला जा रहा था जाओ सो, तो वो बोलते मैं जबरदस्ती सो, मुझे तो नहीं होता जेठानी जी की कोई धुतकारता रहे, माने मुझे छोड़ता रहे और मैं ठोकर मारती रहूं और तलवे चाटती रहूं सामने वाले। उनके बोर्ड के इम्तिहान है, मैं क्यों तंग करूँ? वो क्यों नहीं आना चाह रही है बोर्ड एग्जाम के लिए? उसको लगता है कि उसका बोर्ड एग्जाम है, उसको डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वो नहीं जाना चाहता। इसके पीछे भी एक है। जब वो खाना खाने आया था ना दिन में, तो वो बोला ना जल्दी जल्दी खाना दो, वो मिठाई वाले जोक में, तब वो गुस्से में सुनाया था कि कमरे में मेरे को पढ़ने दिया करो ऐसे करके, तब वो ये सब लाइन। ये हो गया।
कुछ हो गया तो बाद में सब मेरा नाम लगेगा, मैंने अगर फेल वेल हो गया तो। आना तो उन्हें जम दिखाई दिया, मैंने अब मेरे को तो दिख रहा है कि मेरा आना उनको अच्छा नहीं लगा, और तुम कहती हो वहीं चले जाओ। समर का उसका प्रत्येक स्वर जहर बुझे तिर जैसा, दम माने घमंडी, अहंकार से भरा लग रहा था, मैंने उसका सारा आवाज घमंडी जैसा लग रहा था। वह आहत हो गया, कौन? समर पेन में आ गया। उसे लगा वह बाल बाल बचाए, वह जबरदस्त भावुकता में बहकर उसे पुकारने वाला था। वह सोचने लगा कैसा उज्जड़ लहजा है, माने कितना गंदा एक उसका तरीका है बोलने का। इस कटार जैसी तीखी वाणी के सामने वो झुकने जा रहा था, फिर वो अभी जा रहा था ना कि उससे बात करेगा एंड ऑल। फिर वो सोचा कि इस लड़की के सामने मैं झुकूंगा, कैची की तरह जबान चलती है इसकी, इस घमंड को भी वह देखेगा। जरा से रूप और पढ़ाई का घमंड है, स्त्री जैसा स्त्री को समझ सकते पुरुष ने। ये लाइन क्यों बोला? क्योंकि भाभी ने बताया था ना कि स्त्री को दबा के रखो, इसीलिए वो ये लाइन। मन हुआ जाकर उसकी लात घूसे से मरम्मत करूं, मारने का मन कर। समर थोड़ी देर पहले भविष्य के दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रहा था। किसके बारे में सोच रहा था गाइस? दाम्पत्य जीवन के बारे में। लेकिन अब प्रभा का दम घमंड भरा स्वर सुन के उसको भविष्य में प्रभा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध ना बनाने का निश्चय किया। इसके बाद वो बोला आपसे मैं बात नहीं करूंगा। उसने सोचा उन दोनों का समझौता नहीं हो सकता है, समझौता माने बात नहीं हो सकता है। लोहे का पाला इस्पात से ही पड़ा है, माने वो लोहा है तो क्या हुआ, हम भी कोई लेस मटेरियल नहीं है, देखते हैं कौन दोनों में टूटेगा। प्रभा आई, संदूक खोला, कुछ रखा, निकाला, जमीन पर कुछ बिछाकर वह उसकी तरफ पीठ करके ले गई। उसकी तरफ माने उसकी तरफ पीठ दिख रहा है, मुंह नहीं दिख रहा है, तो लेट गई वहीं पे। समर उपेक्षा में खंड काव्य पढ़ता रहा, माने अपना बुक पढ़ता रहा। वह मोम नहीं है जो जरा सी गर्मी से पिघल जाएगा, वो अपने लिए बोल रहा है कि मैं मोम नहीं हूं कि तुम्हारी इमोशन से पिघल जाऊंगा। है कोई उदाहरण की सुहागरात के दिन इतनी दृढ़ता माने डिटरमाइंड और संयम किसी ने रखा है? मैंने सुहागरात के दिन में तुझसे बात नहीं किया, कोई लड़का होगा जो अपनी बंदी से बात नहीं किया होगा? उसे देख देख कर समर क्रोध से भुनता रहा, घर वालों ने कहाँ फंसा दिया, वरना इन सबकी नौबत ही नहीं आती। और रात गहरी होती चली गई, वह मन ही मन अनेक प्रश्न कर रहा था और उनके उत्तर दांत पीस पीस कर दे रहा था, मैंने गुस्से में खुद से क्वेश्चन कर रहा है और खुद से आंसर दे रहा है। और फिर बोलते हैं प्रभा जी अभी समझी नहीं हो कि आपका भाग्य में किसके आगे लाकर खड़ा कर दिया, माने वो चैलेंज दिखा रहे। जब समझ लोगी तो जानोगी कि मैं आदमी कैसा हूँ। धीरे धीरे रात जा रही थी, समा और प्रभा एक कमरे में होते हुए भी अलग थे, साथ में रहकर भी अभी साथ नहीं आए। क्या थे? अलग अलग थे। अगर बुक में देखोगे तो इतना बड़ा चैप्टर है, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर्ड है। एकदम बिंदास ये पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा गाइस, ठीक है? कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।